हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वैदिक काल। हमारा 6 लेसन है, ठीक है। आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल जो है बच्चों, वो हमारा 1500 ईस्वी से और 600 ईस्वी तक है। ओके, 1500 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक है। आर्य कौन थे? अब ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है बच्चों कि आर्य कौन थे। ओके, भारत में वैदिक सभ्यता का विकास आर्यों ने किया था। जो बच्चों हमारी वैदिक सभ्यता थी, उनका जो विकास था वो आर्यों ने ही किया था। ठीक है, आर्य कौन थे यह एक विवादास्पद प्रश्न है, क्योंकि कई विद्वान यह मानते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। जो बच्चों आर्य थे वो हमारे भारत के मूल निवासी थे, ऐसा मानते हैं कुछ विद्वान। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या श्रेष्ठ जन। या तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बच्चों श्रेष्ठ, जो सबसे महान होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, और श्रेष्ठ जन अर्थात ये वो लोग थे जिन्होंने भारत में वैदिक संस्कृति का प्रसार किया था। उसमें रचे बसे इस प्रकार इतना तो सत्य है कि आर्य वैदिक संस्कृति के निर्माता थे। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इतना तो तय था कि ये क्या थे, जो आर्य थे वो वैदिक संस्कृति के निर्माता थे। कुछ विद्वान आर्यों को मध्य एशिया का निवासी मानते हैं, तो कई लोग इन्हें एशिया माइनर का मूल निवासी कहते हैं। आर्य वास्तव में पशुचारक थे। ठीक है, वो कौन थे? आर्य वास्तव में एक पशुचारक थे। ठीक है, वे गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पालते थे। वो क्या करते थे? पशुचारक थे, तो पशुओं को पालते थे। ठीक है, गाय को, बैल को, भेड़ को, ठीक है, इन सबको पालते थे और इन्हीं के सहारे अपना जीवन चलाते थे। इसलिए इनके पास हजारों की संख्या में पालतू पशु होते थे और इसी के आधार पर उनके पास हजारों की संख्या में पशु होते थे। ओके, आर्य अपने पशुओं के चारे पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। इन्हें जहाँ चारा पानी मिल जाता था वे वहीं बस जाते थे। जहाँ भी इनको चारा और पानी मिल जाता था वे वहीं मतलब अपना रहन सहन चालू कर देते थे रहना। जब वहाँ दूर दूर तक चारा पानी समाप्त हो जाता था तो ये पशुओं को लेकर आगे निकल जाते थे, जहाँ चारा पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। ये फिर बस जाते थे। ऐसा माना जाता है कि इसी प्रक्रिया से आर्य कई समूह में मध्य एशिया से ईरान होकर भारत आए और नई नई जगहों पर बसते गए। भारत में आकर आर्य लोग सबसे पहले उस समय के सेधव क्षेत्र, पंजाब एवं पाकिस्तान के सिंधु प्रदेश में बसे। आर्यों के आगमन के समय इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ों का निवास था। उत्तरी भारत में निवास के लिए आर्यों की द्रविड़ों से संघर्ष हुआ। अब ऐसा था, उन्होंने जब वहाँ निवास करने के लिए सोचा तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले जो द्रविड़ थे उनसे क्या करा, उनके साथ क्या करा, संघर्ष करा। ठीक है, आर्य लड़ाकू प्रवृत्ति के थे तथा लंबे चौड़े कद काठी के थे। आर्य जो थे वो लड़ाकू थे। ठीक है, साथ ही साथ ये लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। अतः संघर्ष में विजय हुई। द्रविड़ दक्षिण भारत के विंध्य पर्वत के दक्षिण के क्षेत्र में बस गए। जो द्रविड़ थे वो क्या हुआ, वो वहां से हार कर दक्षिण के विंध्य पर्वत के दक्षिण के क्षेत्र में बस गए जाकर। कालांतर में आर्यों ने दक्षिण भारत में भी प्रवेश किया था। द्रविड़ों को सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों में तथा श्रीलंका में शरण लेनी पड़ी थी उन्होंने वहां जाकर। ठीक है, इस प्रकार लगभग संपूर्ण देश में आर्यों का साम्राज्य हो गया। इस प्रकार क्या हुआ कि आर्यों ने अपना साम्राज्य हर जगह फैला दिया, उनका साम्राज्य हो गया। ठीक है, आर्यों के निवास क्षेत्र। अब आर्यों के जो निवास क्षेत्र थे तो बच्चों वो कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। आर्य लगभग 1500 ईस्वी तक सेधव क्षेत्र में निवास करते रहे। कालांतर में 1200 ईस्वी से 600 ईस्वी तक से कई अन्य क्षेत्रों में निवास करते पाए गए। आर्यों के भारत में निवास क्षेत्रों को निम्न भागों में से जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित है भागों में से जाना जाता है। सबसे पहला है बच्चों सप्त सेधव
सिंधु, सतलुज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, यमुना आदि 7 नदियों का क्षेत्र था वहां पर। ओके, उसके बाद है ब्रह्मवर्त है बच्चों। ब्रह्मवर्त था हमारा दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो था। ओके, आगे है हमारा ब्रह्मर्षि है थर्ड, ठीक है, जहां गंगा यमुना का 2 आव क्षेत्र था जहां पे। ओके, आर्यवर्त, अब है बच्चों यहाँ पर आर्यवर्त था हिमालय से विंध्य पर्वत तक का क्षेत्र। जो हिमालय से विंध्य पर्वत तक का क्षेत्र था वो सब क्या था, आर्यवर्त में था। ठीक है, दक्षिणा पथ में था बच्चों विंध्य पर्वत से दक्षिणों का क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आर्यों की आजीविका। अब हम आर्यों की आजीविका पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आप देखेंगे आर्य पशुचारक थे। ये तो आपको मैंने बता ही दिया है कि आर्य जो थे एक पशुचारक थे। वो भेड़ बकरियां इन सबको क्या करते थे, पालते थे वो लोग। ठीक है, अतः उनका जीवन पूरी तरह से पशुओं पर आधारित था। वो क्या करते थे, उनका जो जीवन था पूरा का पूरा पशुओं पर आधारित था। भारत में बसने के बाद इन लोगों ने यहाँ के लोगों से कृषि करना सीखा और यह कृषक हो गए। अब इन्होंने कृषि करना सीखा तो कृषक हो गए, क्यों, ये किसान बन गए। ओके, फिर भी पशुपालन का कार्य नहीं छोड़ा, इन्होंने पशुपालन का कार्य नहीं छोड़ा। आर्य अपने साथ पशुओं की देखरेख के लिए तथा चारा पानी की तलाश के लिए तेजी से दौड़ने वाला एक अनोखा जानवर घोड़ा भी साथ लाए थे। वो घोड़ा भी अपने साथ लेके आए थे। भारतवासी इससे पूर्व घोड़े से परिचित नहीं, जो भारतवासी से वो इससे पहले मतलब घोड़े से परिचित नहीं थे। आर्य लोग पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना व बुनना, घोड़े से रथ जोतना तथा लकड़ी की तरह तरह की वस्तुएं बनाना आदि कार्यों को भी करते थे। आर्यों की भाषा, अब यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे आर्यों की जो लैंग्वेज थी वो कौन कौन सी थी, कैसी थी। ओके, आर्य समूह में यद्यपि सांस्कृतिक दृष्टि से एक थे, किंतु कालांतर में उनमें काफी परिवर्तन आ गया, क्योंकि ये जहां गए स्थानीय लोगों से मिल गए। ये इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। आज भी बदले हुए रूप में यह यूरोप, ईरान तथा भारत में बोली जाती है। जो यूरोप और ईरान लैंग्वेज है वो भारत में बोली जाती है। दक्षिण में बोली जाने वाली कन्नड़, मलयालम आदि की काफी शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। अन्य भाषाओं से काफी सामान देखें तो अब यहाँ पर बच्चों दी गई है। संस्कृत थी हमारी पृथ मार्त, ठीक है, पिता को पृथ और माता को मार्त, और हिंदी में हम पिता और माता कहते हैं। फारसी में हम पिदर और मदर, ठीक है, पिदर और मदर कहते हैं फारसी में। लैटिन में हम पाटर और माटर, लैटिन में हम माता पिता को पाटर और माटर कहते हैं। अंग्रेजी में हम फादर और मदर कहते हैं। ओके, ये हम उनकी लैंग्वेज थी इस तरीके से, संस्कृत में, हिंदी में, फारसी में, लैटिन में और अंग्रेजी में। ओके, आर्यों की बस्तियां, अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों आर्यों की बस्तियां। आर्य लोग पशुचारक थे। वे उत्तर भारत में आने पर यहाँ के गांवों में रहने वाले लोगों के आसपास आकर बस गए। अपने निवास के लिए घास फूस, लकड़ी एवं मिट्टी के घरों का निर्माण करते थे। साथ में अपने पशुओं के लिए गौशालाएं भी बनाते थे। आर्य लोग पहले से गांवों में रहने वाले लोगों को पणी कहते थे। आर्यों एवं पणियों के बीच अक्सर ही लड़ाई हुआ करती थी, अतः आर्य लोग इन्हें दस्यु कहते थे। इनके मध्य युद्ध का कारण रंग रूप, बनावट, कार्य तथा संस्कृति में भिन्नता का होना था। इनका जो लड़ाई का कारण था बच्चों वो था रंग रूप का अलग अलग होना, बनावट, कार्य तथा संस्कृति का अलग होना। पाणी लोग खेती करते थे और आर्य पशुपालन करते थे। जो पाणी लोग थे वो खेती करते थे, उनका खेती करने का काम था, और जो आर्य लोग थे वो पशुपालन करते थे क्योंकि वो पशुओं को पालते थे। ओके, तभी तो वो कृषक बने ना। लेन देन से दोनों की आवश्यकताएं पूर्ण होती थी। कालांतर में पाणी लोग आर्य संस्कृति में घुल मिल गए। जो पाणी लोग थे वो कालांतर में क्या हुआ कि वो आर्य संस्कृति में घुल मिल गए अच्छे से। आर्यों का कुनबा धीरे धीरे बढ़ता गया। जो उनका खानदान था, जो उनका मतलब फैमिली लोग थे वो क्या हुआ, बढ़ते चले गए। ठीक है, अब एक ही वंश के लोग कई बस्तियों में रहने लगे थे। एक वंश के सब लोग मिलकर जन कहलाते थे। जो वो एक ही लोग के जो मतलब एक ही वंश के जो लोग थे वो क्या थे, सब मिलकर जन कहलाते थे। ओके,
इनमें यदि कोई समस्या होती तो वे सब मिलकर सभा के माध्यम से उसको सुलझाते थे। और सभा 70-80 लोगों की परिषद होती थी, जिनके कुछ वरिष्ठ सदस्य होते थे, यानी कि कुछ बड़े बुजुर्ग सदस्य होते थे। जो ऊंचे आसन पर बैठते थे उनके पशुओं की संख्या अन्य लोगों से अधिक होती थी। उन्हें राजन्य कहते थे। जिन लोगों की भी पशुओं की संख्या अधिक पाई जाती थी उन्हें क्या कहते थे बच्चों? राजन्य कहते थे। और अन्य लोगों को विष कहते थे। जिनके पास संख्या कम होती थी पशुओं की उनको विष कहते थे। ओके, युद्ध एवं राजा। अब यहाँ पढ़ते हैं बच्चों युद्ध एवं राजा। आर्यों जो आर्य पशुपालक थे, अतः उनके मध्य पशुओं को लेकर ही लड़ाइयाँ होती थी। अब बच्चों जिसके पास जो चीज ज्यादा होती है उसी चीज को लेकर लड़ाइयाँ अवश्य होनी है। ओके, दूसरे जन के लोग हमला करके रात में जब किसी जन की गायों को चुरा लिए जाते थे तो दोनों जनों के मध्य अनिवार्य युद्ध होता रहता था। क्यों? क्योंकि जो चुराएगा और जिसकी चोरी होगा तो वो तो झगड़ा होगा ही ना, लड़ाई होगी, तो वो ऐसे ही वहां पर लड़ाइयाँ होती थी। जन के मजबूत बलशाली व्यक्ति को राजा चुना जाता था। जो बलशाली व्यक्ति होता था उसे राजा चुना जाता था। ठीक है, और उसी के नेतृत्व में जन के लोग युद्ध लड़ते थे। इनके पास अलग से सेना नहीं होती थी। जो मतलब उनके नेतृत्व में जो उनके साथ के लोग खड़े हुए होते थे वही युद्ध करते थे। उनके पास अलग से कोई सेना नहीं होती थी। यज्ञ और वेद। अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पर हम यज्ञ और वेद की। ओके, आर्य धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। ये अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ करते थे। यज्ञ का संचालन धार्मिक कार्यों में निष्णात व्यक्ति पुरोहित करता था। यानी कि निष्णात कहा गया है बच्चों पुरोहित को, जो पुरोहित होते थे गांव के। ठीक है, आर्यों के अनेक देवता थे। आर्य जो थे उनके अनेक बहुत सारे देवता थे, जिनमें से इंद्र प्रमुख था। जिनमें से जो इंद्रदेव थे वो प्रमुख थे। वह इंद्र को देवता का राजा कहते थे। उनके अतिरिक्त सूर्य, वरुण, विश्व देवता, अग्नि आदि मुख्य देवता थे। पुरोहित यज्ञ के समय मंत्र का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में घी डालता था और यजमान, यज्ञ करने वाला, यजमान कहते थे यज्ञ करने वाले को, समीधा हवन सामग्री, समीधा जो होती थी वो हवन सामग्री होती थी, डालता था। धार्मिक अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों को बाद में ऋग्वेद में संकलित कर दिया गया। जो वो मंत्र गाते थे यज्ञ करते समय उन्हें किसमें? ऋग्वेद में संकलित यानी कि सम्मिलित कर दिया गया। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है, जिसके प्रति लोगों की आज भी बड़ी श्रद्धा है। जो ऋग्वेद है उससे लिया गया है हमारा, और ये ऋग्वेद में ही क्या हुआ? संकलित कर दिया गया था उन मंत्रों को जिनसे वो यज्ञ होता था। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बलि प्रथा। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों बलि प्रथा किस प्रकार से की जाती थी। ओके, आगे पढ़ेंगे हम। आर्यजन यज्ञ के बाद चुने गए राजा को बधाई एवं उपहार देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। वो उपहार देते थे, उसे हम बलि कहते थे। उस टाइम पे वो लोग बलि कहते थे। इनमें घी, पशु या स्वर्ण आभूषण होते थे। इस बलि को कबीले के जरूरतमंद लोगों के मध्य बांट दिया जाता था। जिन लोगों को जरूरत होती थी उस बलि को उन लोगों के बीच बांट दिया जाता था। यहाँ बलि किसी को मारना नहीं, यहाँ बलि है किसी को उपहार देने की चीजों को कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार उसके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ती थी। इसी प्रकार जब युद्ध होता था तो विजयी राजा के जन्म में एक सभा होती थी, जिनमें युद्ध में जीते गए मवेशी, घोड़े, रथ, स्वर्ण, दास, दासियां आदि को लोगों के बीच बांट दिया जाता था। जिस सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। कुछ हिस्सा राजन्यों को, कुछ ब्राह्मणों को तथा साधारण गरीबों को दिया जाता था। इस प्रकार राजा तथा उसके सहायक धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए। राजा और उसके सहायक जो थे वो धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए। इस तरह से वर्ण व्यवस्था। अब बात करेंगे बच्चों वर्ण व्यवस्था की। वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जो जैसा कार्य करता था उसी आधार पर उसकी जाति निर्धारित होती थी। एक परिवार का एक व्यक्ति यह उद्घोषणा करता है, हम 4 भाई हैं, एक भाई ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, मैं स्वयं वैश्य हूँ और मेरा एक भाई शूद्र है। ये क्या थी बच्चों? ये जातियां थी। इससे स्पष्ट है कि इस एक परिवार के लोग ही कर्म के आधार पर कई जातियों के हो जाते थे, किंतु बाद में यह जाति व्यवस्था वंशानुगत
होती गई, मतलब वंशानुगत हो गई, जो आज भी समाज के लिए अभिशाप बनी हुई है। यानी कि जो आज भी ये जातियां, जो भी चीजें हैं, ये क्या है, एक अभिशाप ही तो है। आश्रम व्यवस्था, अब बात करेंगे बच्चों हम आश्रम व्यवस्था की। आर्यजन अपने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट देते थे तथा उसी के अनुसार कार्य करते थे। इस व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था कहा जाता था, जो इस प्रकार थी। अब आश्रम व्यवस्था भी बच्चों एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। ओके, आई होप आप चैप्टर को एंजॉय कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है बच्चों ब्रह्मचार्य। यह जीवन की प्रथम अवस्था होती है। ये जो जीवन की है वो प्रथम अवस्था होती है और इसकी जो एज होती है वो होती है 25, ठीक है, 25 वर्ष, जो 25 वर्ष की उम्र तक मानी जाती है। इसमें बालक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए भिक्षा ग्रहण करता है। इस एज तक क्या करता है, भिक्षा ग्रहण करता है, ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए। गृहस्थ, अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पे गृहस्थ की। यह आर्यों के जीवन की दूसरी अवस्था होती थी। आर्यों के जीवन की दूसरी अवस्था होती थी, जिसकी अवधि होती थी 25 से 50 वर्ष के बीच होती थी। इसमें पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करते हुए धनोपार्जन किया जाता था, ठीक है। आगे था बच्चों वानप्रस्थ। यह जीवन की तीसरी अवस्था होती थी, जो 50 से 75 वर्ष के मध्य मानी जाती थी, ठीक है। 50 और 75 के बीच की जो अवस्था होती थी, जो उम्र होती थी, वो उसके मध्य मानी जाती थी। इस समय व्यक्ति अपना घर अपने बच्चों को सौंपकर वन में एकांतवास हेतु चला जाता था। संन्यास, अब बात करेंगे बच्चों संन्यास की। यह है 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों हेतु चौथी अवस्था थी। इसमें व्यक्ति संन्यास लेकर आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करता था, कि वो संन्यास लेकर वन में जाकर शांति के साथ अपना जीवन यापन करता था और वो अपने ईश्वर को याद करता था, ठीक है। ये हमारी चौथी अवस्था थी इस तरह से, ठीक है। ये थी आश्रम व्यवस्था जो थी आश्रम में रहने वालों की। साहित्य रचना, अब देखेंगे बच्चों हम साहित्य रचना को एक बार अच्छे से। ओके, इस काल में अनेक साहित्य रचनाएं हुई, जिनमें रामायण और महाभारत प्रमुख थे। इस काल में क्या थी, एक अद्भुत रचनाएं हुई, जो जिनमें मतलब रामायण और महाभारत थी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। ओके, रामायण में राम का जीवन चरित्र वर्णित है और जबकि महाभारत में कौरव पांडव युद्ध का वर्णन किया गया है। इस समय 3 और वेदों की रचना हुई, जिनके नाम यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद है। इस प्रकार ऋग्वेद को मिलाकर 4 वेद हो गए। आप समझ पा रहे हैं, हमारे जो वेद है वो 4 वेद हैं। ओके, आइए एक बार हम स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं। अब तक हमने अपने लेसन में, अपने पाठ में क्या पढ़ा। ओके, भारत में वैदिक सभ्यता का विकास आर्यों ने किया था। मैंने आपको बताया था, जो वैदिक काल की जो व्यवस्था थी, वो जो सभ्यता थी, वो हमारे आर्यों ने की थी, ठीक है। आर्य लगभग 15 ईस्वी से 15 ईस्वी तक सप्त सैंधव क्षेत्र में निवास करते थे। आर्य मूल रूप से पशुचारक थे। मैंने आपको बताया वो पशु को पालते थे। बाद में ये कृषक हो गए। ये झुंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत भी बोलते थे। ओके, आर्य अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए यज्ञ भी करते थे। वो बहुत सारे भगवानों को मानते थे, ईश्वर को मानते थे। धार्मिक अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का ऋग्वेद में संकलित किया गया। वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित होती थी। आपको मैंने ऐसा भी पढ़ाया। इसी काल में रामायण और महाभारत तथा अन्य 3 वेदों की यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद की रचना हुई थी। आई होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा और अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो बच्चों, चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।